च 21 फ्रेंच। लाइक और कमेंट जरूर करें। मुंबई शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक जय कुमार आज आसमान से जमीन पर आ गए थे। कुछ ही पलों में उनकी नजरों के सामने उनका बंगला नीलाम होने वाला है। जय कुमार के बंगले को खरीदने उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही आए थे। सब लोग गार्डन में इकट्ठा हो रखे थे। वहीं जय अशोक कुमार अपने बेटा, बेटी और बूढ़े पिता के साथ गार्डन के कोने में परेशान से खड़े थे। जय कुमार को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई कुछ पलों में उनका बंगला और बाकी सब, जैसे ऑफिस, कारें और देश विदेशी की प्रॉपर्टी, सब कर्ज चूकने के लिए बेच दिया जाएगा? तभी जय कुमार के पास उनका वकील आकर बोला, सर, बैंक वालों ने आपको और वक्त देने से माना कर दिया है। जय कुमार गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुमने उनसे कहा नहीं? मैं 1 महीने में बैंक का सारा कर्ज चुका दूंगा। वकील सिर झुकाकर बोला, सर, बैंक वालों को आप पर अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने आपको 1 दिन का भी वक्त देने से माना कर दिया, और अगर आप उनके साथ सहयोग नहीं किया तो वो आपको जेल कर देंगे। जय कुमार गुस्से में दांत भींचकर बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सब उस रणविजय अग्निहोत्री के कहने पर ये सब कर रहे हैं। मैं उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जय कुमार का वकील सिर झुकाकर बोला, सर, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस और घर बचना चाहते हैं तो मिस्टर अग्निहोत्री के पैरों में गिरकर अपनी बदतमीजी की माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको माफ कर दे। जय कुमार अपने वकील के कॉलर पकड़कर गुस्से में दांत भींचकर बोला, मैं भिखारी बना पसंद करूंगा, पर उस रणविजय अग्निहोत्री के सामने नहीं झुकूंगा। वही बंगले की नीलामी भी शुरू हो गई थी। वही जय कुमार के बंगला की सबसे ऊंची बोली उनके एक पुराने दुश्मन ने लगाई। बंगला उसका होने ही वाला था। तभी वहां एक और मिस्टर कुमार का राइवल आया। ये और कोई नहीं, रणविजय का दोस्त प्रतीक था। प्रतीक देखने में लंबा, गोरा, हैंडसम और स्ट्रांग था, और साथ ही रूड और गुस्सैल भी। प्रतीक ने बंगले की 2 गुनी बोली लगा दी, जिसके बाद सब पीछे हट गए, क्योंकि सब जानते थे ये रणविजय अग्निहोत्री का दोस्त और राइट हैंड है। इससे पंग लेना, यानी रणविजय से पंग लेना, और रणविजय के गुस्से को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और प्रतीक जय कुमार का बंगला और बाकी सारी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। जय कुमार को रणविजय ने अपने साथ तू करके बात करने के लिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अर्श से फर्श पर ला दिया था। जय कुमार अपने बंगले को देखे जा रहा था, जो अब उसका नहीं रहा गया था। जय कुमार सदमे में खड़ा था। तभी प्रतीक का बॉडीगार्ड जय कुमार के पास कर बोला, मिस्टर कुमार, आपको और आपके परिवार को मेरे बॉस बुला रहे हैं। बॉडीगार्ड जय कुमार और उसकी फैमिली को प्रतीक के पास लेकर जाता है। बाकी बॉडीगार्ड वहां आए सब लोगों को वहां से बाहर कर देते हैं। अब बस वहां जय कुमार और उसका परिवार और प्रतीक और उसके बॉडीगार्ड ही मौजूद थे। जय कुमार अपने परिवार के साथ प्रतीक के पास आता है। प्रतीक जो स्टाइल से चेयर पर बैठा था, वो जय कुमार को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने को बोलता है। जय कुमार घमंड में बोला, मैं खड़ा ही ठीक हूँ, तुम अपनी बात बोलो। प्रतीक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जय कुमार प्रतीक को घूरते हुए गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम अपने उस दोस्त से जाकर बोल देना, मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रतीक जय कुमार की धमकी सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने कभी गली में कुत्तों को भौंकते देखा है? नहीं तो खुद को आईने में देख लेना, तुम भी इस वक्त गले के कुत्ते ही लग रहे हो। तभी वहां चटक की आवाज गूंजती है और प्रतीक की गर्दन एक तरफ झुक जाती है। जय कुमार की बेटी प्रतीक को कोट से पकड़कर गुस्से में दांत भींचकर बोली, हाउ डर यू टॉक टू माय डैड लाइक दैट? प्रतीक का एक बॉडीगार्ड जय कुमार की बेटी की कनपटी रख देता है। प्रतीक बॉडीगार्ड को इशारा करके पीछे होने को बोल देता है। बॉडीगार्ड उस लड़की से दूर हो जाता। प्रतीक गुस्से से अपनी लाल आंखों से जय कुमार को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार, तुम्हारी बेटी ने अच्छा नहीं किया। जय कुमार अपनी बेटी को पीछे करते हुए उससे बोला, सुहानी बेटी, तुम पीछे रहो। सुहानी देखने में सुंदर और हिम्मत वाली थी। सुहाना अपने डैड से बोली, डैड, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रतीक सुहानी की जगह अचानक ही जय कुमार के गाल पर झन्नाटेदार चांट मारकर कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार, अपनी बेटी को काबू में रखा, वरना लेने के देने पर जाएं। सुहानी गुस्से में प्रतीक को अपने डैड से दूर धकेल कर उसे बोली, तुम्हें अपनी उम्र से बड़े इंसान पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? प्रतीक चालती निगाहों से सुहानी को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, लड़की, अपनी औकात में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। सुहानी गुस्से में दांत भींचकर प्रतीक से बोली, जिस इंसान को अपनी उम्र से बड़े लोगों से और लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, वो आदमी मेरी नजरों में एक नामर्द है। सुहानी की बात सुनकर प्रतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुहानी ने सीधे सीधे उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा दिया था। प्रतीक सुहानी की कलाई पकड़कर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी मर्दानगी देखने का बहुत चस्का चढ़ा है। तो ठीक है, आज तुम्हें अपनी मर्दानगी ही दिखता है।
फिर प्रतीक अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। 20-30 बॉडीगार्ड प्रतीक और सुहानी को गोल घेरे में घेर कर खड़े हो जाते हैं। उस घेरे के बाहर कुमार फैमिली खड़ी थी और बॉडीगार्ड का चेहरा भी उसकी तरफ ही था। प्रतीक और सुहानी की तरफ उनकी पीठ थी। प्रतीक सुहानी के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें मेरी मर्दानगी देखनी थी ना, तो अब देखता हूँ तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने ही किस करूंगा और तुम्हारा परिवार तुम्हें मुझसे बच भी नहीं पाएगा। सुहानी प्रतीक से अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोली, तुम अपने इन छापरी तरीके से किसी और को डरना। प्रतीक सुहानी की बात इग्नोर करके सुहानी की कमर होल्ड करके उसको खुद से सट लेता है और उसके बाद प्रतीक सुहानी की गर्दन को होल्ड करके बिना एक पल गनवाए सुहानी के नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रखकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। प्रतीक सुहानी के होठों पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे सुहानी को दर्द हो रहा था। फिर प्रतीक अपनी टांग सुहानी के मुंह के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, पर सुहानी मुंह नहीं खोल रही थी। सुहानी लगातार प्रतीक की चेस्ट पर मुक्के मार रही थी, पर प्रतीक की मस्कुल बॉडी पर उन नाजुक हाथों के मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बहा रहे थे। जब सुहानी ने अपन माउथ ओपन नहीं किया तो प्रतीक सुहानी की कुर्ती के अंदर हाथ डालकर उसके उभर को अपनी गिरफ्त में लेता है, जिससे सुहानी की चीख निकल जाती है और उसका माउथ ओपन हो जाता है और प्रतीक तुरंत ही अपनी टांग सुहानी के माउथ में एंड करता है और फिर प्रतीक सुहानी को फ्रेंच किस करने लगता है। प्रतीक का किस बहुत ज्यादा डिप हो चुका था। सुहानी की बंद आंखों से बस आंसू ही बहा रहे थे। वही जब प्रतीक देखता है कि सुहानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब कहीं जाकर वो सुहानी के होठों को छोड़ता है। सुहानी प्रतीक की बाहों में झूल जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। प्रतीक टेढ़ी स्माइल करते हुए सुहानी से बोला, अगली बार मेरे सामने भी मत पड़ना। वही कुमार फैमिली को प्रतीक और सुहानी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बॉडीगार्ड काफी लंबे हटे कट्टे थे। उन्होंने काफी अच्छे से प्रतीक और सुहानी को कवर किया हुआ था। वही प्रतीक अपने बॉडीगार्ड को हटाने को कहता है। प्रतीक की परमिशन मिलते ही बॉडीगार्ड हट जाते हैं। कुमार फैमिली सुहानी को जमीन पर बैठकर रोते हुए देखती है। सुहानी का छोटा भाई भागकर उसके पास आता है। वही प्रतीक अपने होठों पर उंगली घूमकर जय कुमार से बोला, अपनी बेटी को समझकर रख, वरना बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जय कुमार प्रतीक की बात का मतलब समझ गया था। जय कुमार प्रतीक से कुछ बोलता उससे पहले ही एक कारों का काफिला बंगले के अंदर एंटर करता है। काफिले की चौथे नंबर की कार से रणविजय स्टाइल से उतरता है और फिर एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए जय कुमार के पास आता है। रणविजय अपने सेट उतरकर जय कुमार को ऊपर से नीचे तक अपनी सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय अग्निहोत्री से पंग लेकर कोई इस शहर में चैन से नहीं रहा था। तभी निखिल रणविजय की राइट साइड पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार, जब कोई अपनी औकात भूल जाता है तो हमें उसको उसकी औकात याद दिलाना आता है। प्रतीक भी रणविजय की लेफ्ट साइड में आकर खड़ा हो जाता है और वो भी कुमार से कोल्ड वॉइस में बोला, ये तो बस अगज है, अंजाम तो अभी बाकी है। तीनों दोस्त एक साथ खड़े थे। तीनों हैंडसम डेविल लग रहे थे। जय कुमार का बूढ़ा पिता रणविजय के सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। रणविजय, जिसकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं था। रणविजय जय कुमार के पिता से कोल्ड वॉइस में बोला, इफ यू वांट मी टू स्पेयर योर लाइफ, देन टेल योर सोन टू सिट एट माय फीट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। रणविजय की बात सुनकर जय कुमार आंख बुबला हो जाता है। जय कुमार गुस्से में दांत भींचकर बोला, रणविजय, तुम्हें मुझे ये दुश्मनी बड़ी मांगी पड़ेगी। तू जानता नहीं मैं क्या बल हूँ। मैं बेशक सड़क पर आ गया हूँ, पर फिर भी तुझे मिटने का थम करता हूँ। जय कुमार अपनी कमर के पीछे से गन निकलकर रणविजय को शूट कर देता है। रणविजय का बॉडीगार्ड उसके सामने आकर वो गोली अपने सीने पर कर लेता है। जय कुमार इससे पहले दूसरी गोली चलता, प्रतीक अपने बॉडीगार्ड से गन छीनकर जय कुमार पर गोलियां की बारिश कर देता है। ये सब इतनी अचानक हुआ कि को कुछ समझ ही नहीं आया। जय कुमार जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सुहानी, उसका भाई, अपने डैड के पास बैठकर रो रहे थे। वही जय कुमार के पिता को तो ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक ही आ जाता है। रणविजय अपने बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला, क्लीन अप द ट्रैश। तीनों दोस्त एटीट्यूड में वहां से निकल जाते हैं। वही तीनों दोस्त एक ही कार में थे। रणविजय और निखिल पीछे बैठे थे और प्रतीक पैसेंजर सीट पर बैठा था। तभी रणविजय का फोन रिंग करने लगता है। रणविजय फोन रिसीव करता है। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत घबराए आवाज में बोली, बॉस, आयशा मैम को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। मेड की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। रणविजय मेड से कोल्ड वॉइस में पूछता, वेयर आर यू एट दिस मोमेंट। फोन के दूसरी तरफ से मेड बोली, बॉस, जसवान में मैम का किडनैप हुआ है।
मैं उसका पीछा कर रही हूँ। रणविजय मेट से कोल्ड वॉइस में बोला। यू स्टे ऑन द लाइन। मेट जी सर बोलती हैं। निखिल रणविजय के डार्क एक्सप्रेस देखकर समझ जाता है कुछ तो हुआ है। निखिल रणविजय से पूछता है, यार कुछ हुआ है क्या? रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई का किडनैप हो गया है। निखिल ये घबरा सुनकर परेशान हो जाता है। निखिल को फोन से मेट की आवाज आ रही थी। निखिल रणविजय से फोन लेकर अपने कान पर लगकर बोला, जब आयशा का किडनैप हुआ तुम क्या कर रही थी? और रोली कहाँ है? क्या उसका भी किडनैप हो गया? मेट निखिल को बताती है, रोली उसके पास है। मेट की बात सुनकर निखिल थोड़ा सा रिलैक्स होता है। रणविजय अपने दूसरे फोन से शमशेर को मेट की लोकेशन ट्रैक करके उसके पीछे जाने को बोलता है। 22 धंधे वाली। लाइक और कमेंट जरूर करें। एक सनसन इलाके में मौजूद एक पुरानी बंद फैक्ट्री में 50 से ज्यादा आदमी जमीन पर बैठी एक लड़की को घेर कर खड़े थे। उन सब ने व्हाइट कुर्ते और जीन्स पहनी हुई थी और गले में गमछा डाला हुआ था और माथे पर तिलक लगाया हुआ था और उन सब के हाथ में तलवार थी। वो सभी आदमी उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। तभी एक आदमी उस लड़की को देखकर बोला, तूने हम सबको बहुत अपने पीछे दौड़ाया है। अब तू देख कैसे तेरे इस नर्म बदन के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देंगे। वो लड़की जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसके चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। तभी उनमें से एक आदमी का फोन बजता है। वो फोन रिसीव करता है और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, भैया जी राम राम, वो छोरी मिल गई है, हम उसको कल तक आपके पास ले आएंगे। फोन की दूसरी तरफ मौजूद भैया जी उर्फ भैरव सिंह अपनी कड़क आवाज में बोला, इस लड़की को जल्द से जल्द हमारे इलाके में लेकर आओ ताकि हम इस लड़की को चौराहे पर फांसी दे सके, ताकि यूपी शहर में अगर कोई हमारे खिलाफ जाने की सोचे तो वो इस लड़की का अंजाम याद कर लेंगे। वो आदमी जी भैया जी बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वो आदमी जमीन पर बैठकर रो रही लड़की को देखते हैं। ये लड़की और कोई नहीं आयशा ही थी। एक आदमी आयशा की बाजू पकड़कर उसको जमीन से उठाते हुए बोला, भगवान के पास जाकर हमारा नमस्ते कहा देना। उस आदमी की बात पर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। वो आदमी आयशा की नाजुक कलाई पकड़कर खींचते हुए फैक्ट्री से बाहर लेकर जाने लगता है। आयशा दर्द से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर उसकी कौन सुनने वाला था। वो आदमी आयशा को जैसे ही फैक्ट्री से बाहर लेकर पहुंचता है तो अपने सामने एक लंबे चौड़े हटे कट्टे हैंडसम आदमी को खड़ा देखता है। वो हैंडसम आदमी अपनी जालती निगाहों से उस आदमी को देख रहा था। ये और कोई नहीं रणविजय था। रणविजय उस आदमी से बोला, लेट गो ऑफ द गर्ल्स हैंड। वो आदमी रणविजय की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ओ शहरी बाबू, अपनी एनिगुलस अपनी जेब में रखो। रणविजय उस आदमी से कोल्ड वॉइस में बोला, लड़की का हाथ छोड़। उस आदमी के बाकी साथी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी आयशा की कलाई को बुरी तरह से मोड़ रहा था। आयशा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। रणविजय अपनी कमर के पीछे से गन निकल कर सीधे उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है और वो आदमी सीधे जमीन पर गिर जाता है। आयशा छुटते ही भागते हुए रणविजय के सीने से आकर लग जाती है। रणविजय को आयशा के जीते धड़कने महसूस हो रही थी। भैया जी के बाकी आदमी तलवार लेकर रणविजय की तरफ भागते हुए आते हैं। भैया जी के आदमी रणविजय और आयशा के पास आते उससे पहले रणविजय के बॉडीगार्ड रणविजय और आयशा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बंदूक की गोलियां से भैया जी के आदमियों को भून कर रख देते हैं। रणविजय आयशा को खुद से दूर करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये कौन लोग थे? आयशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता। रणविजय आयशा को लेकर वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है। रणविजय और आयशा इस वक्त कार में थे। आयशा अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपा कर रो रही थी। रणविजय सीट से सिर टककर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वही निखिल जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ, वो पीछे की तरफ चेहरा घूमकर आयशा से बोला, आयशा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सेव हो, अब रोना बंद कर दो। आयशा अपने चेहरे से हाथ हटाकर रोते हुए बोली, मैं तो उन्होंने जानती भी नहीं हूँ। वो लोग फिर भी मुझे फांसी पर लटकने की बात कर रहे थे। रणविजय बिना आंखें खोले कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जितनी भोली बनाती है उतनी भोली तुम हो नहीं। क्या पता तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें पहले इन्हीं लोग को बचा हो और पैसा लेकर तुम लोग उन्हें धोखा देकर रफू चक्कर हो गए, जैसे अब तुम मेरे साथ कर रही हो। रणविजय की इतनी घटिया बात सुनकर आयशा अपने कानों पर हाथ रख लेती है। निखिल रणविजय को घूरते हुए बोला, यार ये क्या घटिया बात बोल रहा है? तुम्हें ये मासूम लड़की कहाँ से धंधे वाली लग रही है? कुछ भी बोलते हो? रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम हम दोनों के बीच में बोलना छोड़ दो, वरना तुझे तेरे उस जल्लाद बाप के पास छोड़कर आऊंगा और अपने घर में घूसन भी नहीं दूंगा। अब आगे देखो। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को देख रही थी। आयशा गहरी सांस लेकर ड्राइवर से बोली, अंकल कार रोक दो, मैं पैदल ही घर आ जाऊंगी।
रणविजय आयशा का एटीट्यूड देखकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, ये अपनी अकड़ किसी और को दिखना। आयशा को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन रणविजय का गला दबाने का कर रहा था। रणविजय की कार विला में एंटर करती है। कार रुकते ही ड्राइवर सबसे पहले रणविजय के लिए डोर खोलता है और फिर बाकी सब के लिए रणविजय आयशा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए ले जाता है। निखिल रणविजय के पीछे जाता है। रणविजय आयशा को सीधे अपने रूम में लेकर चला जाता है। निखिल भी उनके पीछे जा रहा था, पर प्रतीक उसको रोक कड़क आवाज में बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? निखिल प्रतीक से बोला, तुम दोनों लड़के बहुत पत्थर दिल हो, तुम्हें भी लड़कियों के साथ बिहेव करना नहीं आता, और रणविजय भी ऐसा ही है। आयशा को प्यार करने की जगह जब देखो डरता धमकता रहता है। अरे मैं पूछता हूँ, रणविजय इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उसके इशारे पर फ्री में उसके बेड पर आ जाती, तो फिर उसने 50 करोड़ रुपए देकर आयशा को क्यों खरीदा? प्रतीक निखिल के सवाल सुनकर कड़क आवाज में बोला, तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो, रणविजय और उस लड़की के बीच में मत आओ, वरना तुम रणविजय के गुस्से को जानते हो, और हाँ वो तुम्हारा खरगोश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निखिल अपने रूम में चला जाता है। वही रणविजय आयशा को बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे जरा भी पसंद नहीं है मेरी चीज को कोई और छुए, तो इसलिए खुद को अच्छे से साफ करो। रणविजय अपनी बात बोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। 23 रणविजय ने आयशा से मांग गिफ्ट। लाइक और कमेंट जरूर करें। आसमान में चांद चमक रहा था। रणविजय की विला में तीनों दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सर्वेंट उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। निखिल रणविजय से बोला, यार आयशा को भी डिनर के लिए बुला लो, वो सुबह से भूखी है। रणविजय निखिल की बात सुनकर उसको अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस बोला, बटरफ्लाई की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों होती है? कहीं दिल फेक आशिक का दिल मेरी औरत पर आ गया? रणविजय की बात सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, यार रणविजय सच कहूँ तो अगर आयशा तेरी लेडी ना होती तो पक्का मैं इस बल ही खूबसूरत लड़की को तेरी भाभी बना देता, पर अब क्या हो सकता है? रणविजय निखिल की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, You have got so much courage that you are sitting in front of me and talking about my lady। निखिल नोटी स्माइल करते हुए बोला, यार तुम तो मुझे बचपन से जानते ही हो, खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं, और मेरे सामने अप्सरा सी खूबसूरत लड़की आयशा जब देखो रोती रहती है, तो कैसे मेरा दिल ना पिघले? प्रतीक निखिल की बातें सुनकर रणविजय से बोला, यार तुम इस नौटंकी बाज की बातें क्यों सुन रहे हो? ये तो पूरे दिन बस लड़कियों के बारे में ही बात करता रहता है। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, हाँ पूरे दिन लड़कियों की बात मैं करता रहता हूँ, और आज सुबह किसने उस जय कुमार की बेटी को सरेआम किस किया? बोलो प्रतीक आहूजा। प्रतीक निखिल से कंडक आवाज में बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो और डिनर करो। निखिल रणविजय और प्रतीक को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, तुम दोनों रक्षक हो, तुम्हें मासूम लड़कियों से डाल करना आता ही नहीं। लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, उन्हें प्यार से संभाल जाता है, न कि अकड़ से। तुम दोनों का एटीट्यूड अगर ऐसा ही रहा तो तुम कवारे ही मारोगे। रणविजय निखिल की बात सुनकर प्रतीक से कोल्ड वॉइस में बोला, प्रतीक इसके उस खड़ूस बाप को फोन करो और बताओ उनके बेटे का दिल एक गोल मोटल खरगोश पर आ गया है। निखिल रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, यार तुम मुझे मेरे खड़ूस बाप की धमकी क्यों देते हो? तुम जानते हो वो कैसे हैं? प्रतीक निखिल की बात सुनकर कड़क आवाज में बोला, अब तुम अपना मुंह बंद करके डिनर करो। निखिल अपने दोनों जल्लाद दोस्तों से हारकर चुप हो जाता है। वो तीनों डिनर करने लगते हैं। तभी वहां आयशा रोली के साथ आती है। आयशा ने फ्लावर प्रिंट वाला नाइट सूट पहना हुआ था और का पूरा चेहरा लाल पर हुआ था, और वो रेड फेस में बहुत की क्यूट लग रही थी। आयशा डाइनिंग टेबल के पास रणविजय को देखते हुए बोली, रोली को भूख लगी है, प्लीज इसको डिनर दे दीजिए। रणविजय आयशा को रोली के लिए डिनर मांगते देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम क्या इस खरगोश का मुंह देखकर अपना पेट भरोगी? आयशा कुछ नहीं बोलती। रणविजय आयशा को अपने पास वाली चेयर पर आकर बैठने को बोलता है। आयशा को बहुत भूख लगी थी, वो झट से बैठ जाती है। सर्वेट आयशा को भी डिनर सर्व करता है। टेस्टी खाना देखकर आयशा और रोली की आंखों में चमक आ जाती है। आयशा पहले रोली को खिलाती है, फिर खुद डिनर करती है। रणविजय की नजर बार बार आयशा के खूबसूरत चेहरे पर जा रही थी। आयशा की प्लेट में जैसे ही खाना खत्म हुआ, वैसे ही निखिल उसकी प्लेट फिर से डिनर सर्व करता है। आयशा निखिल को प्यारी सी स्माइल देती है। रणविजय ये देखकर जालिस हो जाता है। आयशा उसको कभी ऐसी प्यारी स्माइल नहीं देती। और रणविजय प्रतीक से कोल्ड वॉइस में बोला, इस नामुने को अपने साथ लेकर जाना। निखिल समझ जाता है रणविजय उससे जालिस हैं। निखिल रणविजय से स्माइल करते हुए बोला, हाँ चला जाऊंगा। फिर निखिल और प्रतीक डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं और रणविजय आयशा को अब तक खाते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में बोला,
इफ यू ईट सो मच यू विल एक्सप्लोड। आयशा खाते हुए बहुत ही क्यूट तरीके से बोली, मैं कितना भी खा लूं, मैं फटने वाली नहीं हूं, और मैं रोज इतना नहीं खाती। जब मुझे डर ज्यादा लगता है तो मैं ज्यादा खाना खाती हूं। रणविजय आयशा की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। आयशा खाते हुए बोली, आपकी बुराई आपके मुंह पर करना अच्छा नहीं लगता। आयशा की बात सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। आयशा डिनर करने के बाद रणविजय को थैंक यू बोलती है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में पूछता है, फॉर व्हाट। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को झपकते हुए बोली, मेरी जान बचाने के लिए। रणविजय अचानक ही कुछ सोचकर आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना बनता है। मासूम आयशा रणविजय के जाल में फंसा जाती है और रणविजय को गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर बैठती है। रणविजय रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, रूम में चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मासूम आयशा रणविजय के साथ रूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ आयशा के चाचा चाची के घर पर आज फिर एक पार्टी थी। दादी जो अपने रूम में थी, उनके कानों में शोर जा रहा था। वो अपने पर्सनल मेट से बोली, तुम्हें पता है आज ये दिन जो मुझे देखने पड़े रहे हैं सब मेरा ही किया हुआ है। मेट शोभा पूछती है, दादी आप कहना क्या चाहती हैं। दादी उदासी भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे दादाजी का छोटा सा बिजनेस था, मेरे अंदर इस बात का घमंड आ गया। हम अमीर हैं, मैं अपने दोनों बेटों के लिए अमीर फैमिली की लड़की लाना चाहती थी, पर मेरे बड़े बेटे ने एक गरीब लड़की को पसंद कर लिया और उससे शादी भी कर ली। बस ऐसी बात से नाराज होकर मैंने उस घर और जायदाद से बेदखल कर दिया और महेश के लिए बड़े घर की लड़की लेकर आई, और आज मेरा हाल तुम देख ही रही हो। मेट शोभा दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी जी पुरानी बातों पर पछताने से क्या होगा, आपको आयशा के लिए खुद को ठीक रखना होगा, आपके बिना उस बच्ची का कौन है। दादी हमें सिर हिलाती हैं। 24 स्विमिंग पूल रोमांस। लाइक और कमेंट जरूर करें। रणविजय आयशा को रूम में लेकर आता है। रणविजय चेंजिंग रूम में जाकर रणविजय एक बैग लेकर अपने हाथ में आता है और वो बैग आयशा को देकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। आयशा रणविजय के खुद को गिफ्ट देने पर खुश हो जाती है। आयशा खुश होते हुए बोली, थैंक यू मुझे गिफ्ट देने के लिए। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए आयशा की चिन के नीचे एक उंगली रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई थैंक यू बाद में बोलना, पहले ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। आयशा बैग लेकर चेंजिंग रूम में चला जाती है। कुछ देर बाद जब चेंजिंग रूम का डोर खुलता है, आयशा एक व्हाइट कलर की शॉर्ट फ्रॉक वाली ड्रेस पहनकर रूम में आती है। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है और डेविड स्माइल करते हुए आयशा की गोरी थाई को देखने लगता है। रणविजय के दिमाग में कुछ चल रहा था जो मासूम आयशा को नहीं पता था। रणविजय आयशा के करीब आकर उसके विजिबल क्लेविज को लास्ट भारी निगाहों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम जाकर बालकनी में पूल के पास जाकर मेरा वेट में आता हूँ। आयशा रणविजय की बात मानकर बालकनी में चली जाती है। वही रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट में से कॉन्डोम निकालकर अपने पिलो के नीचे रख देता है। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आज इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर रणविजय अपनी शर्ट रिमूव करके बालकनी में जाता है। आयशा पूल में पैर डालकर बैठी थी और आसमान में देख रही थी। रणविजय आयशा के पीछे खड़े होकर आयशा की खुली पीठ को अपनी लास्ट भरी नजरों से देख रहा था। आज रणविजय के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। रणविजय पूल में कूदकर स्विमिंग करने लगता है। आयशा रणविजय के यूं अचानक से पूल में कूदने से शॉक्ड हो गई थी। रणविजय आयशा के पास आता है और आयशा के पैरों के बीच में खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आज पहली बार रणविजय आयशा से इतनी शांति के साथ बात कर रहा था। आयशा रणविजय की बात सुनकर मासूमियत के साथ बोली, आप बहुत हैंडसम हैं, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। रणविजय आयशा की ब्राउन आईज में अपनी मदहोश भरी आंखों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हारी शादी ना करने की वजह जान सकता हूँ। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों टमटमते हुए बोली, मुझे साइंटिस्ट बनना है और अपने भैया को ढूंढना और अपने पापा के गुनहगारों को भी ढूंढना है। जब तक मेरे ये 3 मकसद पूरे नहीं होंगे तब तक मैं शादी करने का नहीं सोच सकती। रणविजय आयशा की चिन पकड़कर कोल्ड वॉइस में पूछता है, वो गुंडे कौन थे और उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया। आयशा मासूमियत के साथ बोली, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। फिर अचानक ही आयशा की आंखें नम हो जाती हैं और वो रौंदू आवाज में बोली, आप चिंता मत करना, मैं आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगी। रणविजय आयशा की कमर होल्ड करके उसको पूल में उतर लेता है।
और आयशा को पूल की दीवार से सटकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मेरी आंखों में देखो। आयशा रणविजय की बात मानकर उसकी आंखों में देखने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रणविजय को आयशा की आंखों में मासूमियत दिख रही थी और आयशा को रणविजय की आंखों में आग दिख रही थी। रणविजय धीरे धीरे आयशा के होठों के करीब बढ़ रहा था। दोनों के ऊपर चांद अपनी चांदनी बिखरा रही थी। रणविजय के होंठ जैसे ही आयशा के होठों को छूते हैं तो आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके धीमी आवाज में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? रणविजय आयशा का चेहरा अपनी तरफ करके डीप वॉइस में बोला, तुमने मुझे अपनी जान बचाने के बदले गिफ्ट देने का वादा किया था, तो वही ले रहा हूँ। आयशा रणविजय की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। आयशा रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी मीठी सी आवाज में बोली, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उस वक्त तो आपने नहीं बताया था। आपको किस चाहिए? रणविजय आयशा के दोनों हाथ उसकी पीठ से लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम तो बहुत भोली निकल। अब जो प्रॉमिस तुमने किया है वो तुम्हें निभाना पड़ेगा। आयशा रणविजय की बात सुनकर रौंदू सा चेहरा बनाकर बोली, आप मेरी फास्ट किस तो चुरा चुके हैं। अब मैं अपने होने वाले हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप मुझसे दूर हो जाओ। रणविजय आयशा को अपनी मदहोश निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हें वाकई लगता है तुम मेरी चुंगल से निकल जाओगी? और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हारे पहले तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा, फिर ही तुम्हें आजाद करूंगा। आयशा रणविजय की बात सुनकर रोने लग जाती हैं। रणविजय आयशा को चुप होने को बोलता है पर वो चुप नहीं होते। अगले ही पल आयशा की रोने की आवाज की जगह माहौल में अम्मम की सेक्सी वॉइस आनी शुरू हो जाती है। रणविजय आयशा के होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसको पैशनेट किस कर रहा था। आयशा की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी, किस वक्त के साथ डिप होती जा रही थी। आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। रणविजय ये देखकर भी आयशा के होठों से दूर होना नहीं चाह रहा था। आयशा की आंखें जब हल्की हल्की बंद होने लगी थी तब कहीं जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। रणविजय के देर होते ही आयशा गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। रणविजय आयशा को पूल की दीवार से लग देता है। आयशा की पीठ रणविजय की तरफ थी। आयशा अभी अपनी सांसें भी नहीं संभाल पाई थी कि रणविजय आयशा की ड्रेस की जिप खोलने लगता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से डर जाती है। आयशा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो रणविजय जानते पूछते भी उसकी बातों में कैसे आ गई। आयशा हौंफते हुए बोली, रणविजय जी आपने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है, उससे पहले आप मेरे करीब नहीं आ सकते। रणविजय आयशा की खुली पीठ पर किस और बाइट करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मुझे सब बहुत अच्छे से याद है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। जब 25 रणविजय का कमीनापन। लाइक और कमेंट जरूर करें। आसमान में चांद चमक रहा था और चांद की रोशनी से पूल का पानी भी चमक रहा था। वही पूल के पानी में आयशा की ड्रेस फ्लो कर रही थी। आयशा जो पूल की दीवार से सट कर खड़ी हुई थी और उसने खुद को अपने हाथों से कवर कर रखा था, वही रणविजय आयशा को यहाँ वहाँ टच कर रहा था। आयशा को रणविजय की इस हरकत से अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके पूरे शरीर में एक कर्ट सा दौड़ रहा था। आयशा को ये फीलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा है। रणविजय बेखौफ आयशा को जहाँ चाहे वहाँ चट कर रहा था। आयशा राजस्थानी की रफ्तार से भाग रही अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए रणविजय से कांपती आवाज में बोली, आप अपनी बात से न ही। तभी आयशा की आवाज उसके मुंह में रह जाती है, अम्मम। रणविजय आयशा को किस करने लगता है। रणविजय ने आयशा की कमर को होल्ड करके रखा था। रणविजय आयशा को फ्रेंच किस करने की कोशिश करता है पर आयशा अपना माउथ ओपन नहीं कर रही थी। रणविजय आयशा की इस हरकत से गुस्सा होकर उसकी कमर में जोर से चपकी काटता है कि दर्द से आयशा का माउथ ओपन हो जाता है और रणविजय अपनी टंग आयशा के माउथ के अंदर एंटर करता है और फिर रणविजय आयशा को फ्रेंच किस करने लगता है। आयशा खुद को रणविजय से छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर रणविजय के सामने आयशा बस की पीदी सी मासूम लड़की थी। जब रणविजय को अपने माउथ में ब्लेड का टेस्ट आता है तो रणविजय आयशा को फ्री कर देता है। आयशा रणविजय के छोड़ते ही पूल से निकलकर भागने की कोशिश करती है और रणविजय आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। आयशा सीधे जाकर रणविजय की मस्कुलर चेस्ट से टकराती है। रणविजय के हाथ फिर से आयशा की बॉडी पर फ्लो करने लगते हैं। आयशा को डर तो रणविजय से बहुत लग रहा था पर उसको एक बात ये भी पता थी, उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, उस खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आयशा गुस्से में दांत भींचकर रणविजय से बोली, आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं 1 महीने में आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं तो आप मुझे आजाद कर देंगे और इस 1 महीने आप मेरे करीब नहीं आएंगे, फिर क्यों आप मेरे करीब आते हैं?
रणविजय आयशा की बात सुनकर उसको स्विमिंग पूल की दीवार से सटकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम 1 महीने में क्या 1 साल में भी हो करोड़ नहीं काम पाओगी। इस दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां 1 महीने की सैलरी 100 करोड़ रुपए हो। तो तुम्हें लस्ट में मेरे बेड पर ही आना है, तो आज क्यों नहीं? आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, मेरे पापा ने कहा था कभी भी बिना कोशिश करे हार नहीं माननी चाहिए, तो मैं भी बिना कोशिश करे हार नहीं मानूंगी। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। रणविजय आयशा की बात सुनकर शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर रणविजय अचानक ही सीरियस होकर आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जैसी एक लड़की थी जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की थी, आज वो मेंटल एसाइलम में पड़ी है। तो रणविजय अग्निहोत्री से उलझाने से पहले ये जानना जरूरी है, रणविजय अग्निहोत्री एक विलन है। रणविजय अपनी बात बोलकर अचानक ही पानी में चला जाता है और आयशा की लोअर बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। वही आयशा अपनी मुट्ठियों को भींचकर आहें भर रही थी। रणविजय आयशा की एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। रणविजय आयशा के साथ हमेशा अपनी मनमानी करता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था आयशा के दिल पर इन सब हरकतों के कारण क्या बिताती है। रणविजय 10 मिनट बाद पानी के बाहर आता है और एक बार फिर से पानी में चला जाता है। रणविजय अपना मन भरने तक आयशा के साथ रोमांस करता रहा है। रणविजय को जब लग कि अब अगर वो आयशा से दूर नहीं हुआ तो वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा। रणविजय आयशा से दूर होकर पूल से बाहर निकल जाता है। वही पूल में आंखें बंद करके खड़ी आयशा खुद से सवाल कर रही थी कि वो लोग जो उसकी जान लेना चाहते थे वो बुरे थे या फिर रणविजय ज्यादा बुरा है। आयशा काफी देर तक पूल में खड़ी होकर रोती रहती है। वो रूम में नहीं जा रही थी क्योंकि उसको डर था कहीं रणविजय फिर से उसके साथ कुछ गलत ना करे। आधी रात का वक्त हो गया था। आयशा पूल से बाहर आती है और चेयर पर रखा टॉवल से खुद को कवर करके रूम में आकर देखती है रणविजय सो चुका है। आयशा चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लेती है। आयशा नाइट सूट पहनकर रूम की काउच पर आकर सो जाती है। वही अगली सुबह आसमान में सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। वही दूसरी तरफ सुहानी अपने 15 साल के भाई को लेकर अपने बंगले के बाहर अपने डैड और दादाजी की लाश के साथ बैठी थी। आते जाते लोग ये नजारा देखकर आगे बढ़ रहे थे। सुहानी का छोटा भाई रोते हुए बोला, दीदू डैड और दादू से बोलना वो जाग जाए। सुहानी इस वक्त शॉक में थी। उसके सिर से उसके डैड और दादा का हाथ एक साथ उठ गया। उसके पास अंतिम संस्कार के पास तक नहीं थे। उसके डैड और दादा की लाश उनके बंगले के सामने सड़क पर फुटपाथ पर पड़ी थी। कुछ देर बाद उनके पास एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर बैठा आदमी झट से बाइक से उतरकर सुहानी और उसके छोटे भाई रोहित को अपने सीने से लगकर रोते हुए बोला, मेरे बच्चों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा मामा जिंदा है। सुहानी के मामा अपने कुछ दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर जय कुमार और उसके पिता की लाशों का अंतिम संस्कार करवा देता है। सुहानी अपने डैड और दादा की जलती चिता को देखकर अपने आप से बोली, मैं उन तीनों दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी और शुरुआत उस प्रतीक से करूंगी। सुहानी ने रणविजय, निखिल और प्रतीक को बर्बाद करने की कसम खा ली थी और फिर सुहानी के मामा उस और रोहित को अपने साथ अपने घर ले जाता है। 26 बदला। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। रणविजय ब्लैक 3 पीस सूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे आता है और सीधे डाइनिंग हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल की अपनी चेयर पर बैठ जाता है। रणविजय के बैठते हैं सर्वेट फटाफट रणविजय को ब्लैक टी सर्वेट करता है। रणविजय न्यूज़पेपर उठाते हुए सर्वेट से कोल्ड वॉइस में पूछता है, आयशा कहाँ है? सर्वेट सिर झुकाकर बोला, बॉस आयशा मैडम तो सुबह 7 बजे ही जॉब ढूंढने के लिए चली गई। रणविजय गहरी सांस लेकर पूछता है, वो ब्रेकफास्ट करके गई है? सर्वेटना में सिर हिला देता है। रणविजय अपने मन में बोला, इस लड़की को खुद पर बहुत घमंड पर है। कोई बात नहीं, इसका घमंड ऐसा तोड़ूंगा कि ये आईने में अपना चेहरा भी देखने से डरेंगी। रणविजय को आयशा का उसे बिना बताए जाना जर भी पसंद नहीं आया, पर फिलहाल के लिए रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। रणविजय के दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक पक्का रहा था। रणविजय ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंची हुई थी। आयशा रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोली, हेलो मैं आयशा चौहान आपकी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब की वैकेंसी निकाली है, मैं उसके इंटरव्यू के लिए आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट आयशा को ऊपर से नीचे तक देखती है। आयशा की गोद में रोली को देखकर रिसेप्शनिस्ट मुंह बनाकर बोली, मिस आप इस खरगोश को अपने साथ इंटरव्यू में नहीं ले जा सकती हो। आयशा अपनी मीठी आवाज में रिसेप्शनिस्ट से बोली, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरा रोली चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा, किसको परेशान नहीं करेगा। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, सॉरी मिस इस खरगोश को ऑफिस से बाहर छोड़कर आए, हमारे ऑफिस में जानवर को लाना अलाउड नहीं। रोली रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर आयशा की तरफ देखकर चू चू करने लगता है।
रोली बहुत क्यूट और गोलुक मोलुक खरगोश था कि उसके चूचू करके आयशा की गोद में फूदकने से रिसेप्शनिस्ट को उसको प्यार आ जाता है। वो आयशा से बोली, मिस आप अपने खरगोश को इंटरव्यू के टाइम पर मैं संभल लूंगी, आप अपने डॉक्यूमेंट प्लीज एक बार दिखा दीजिए। आयशा डॉक्यूमेंट का जिक्र सुनकर बैड वॉइस में बोली, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, मिस आपके डॉक्यूमेंट को बिना देखे मैं आपको इंटरव्यू के अपार्टमेंट नहीं दे सकती, तो अगर आप अपने घर डॉक्यूमेंट भूल कर आ गई हैं तो फोन करके किसी से जल्दी से मांग लीजिए। आयशा रिसेप्शनिस्ट से सिर झुकाकर बोली, मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, सर मिस मैं इस सूरत में आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर आयशा की आंखें नम हो जाती हैं। अभी पिछली जगह भी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसके साथ यही हुआ था। आयशा रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करती है, वो उसको इंटरव्यू देने थे, पर रिसेप्शनिस्ट सफा मान कर देती है। आयशा कुछ देर अपनी वही खड़ी रहाकर उस रिसेप्शनिस्ट को देखती रहती है, पर रिसेप्शनिस्ट अपने काम में लग जाती है। रोली चू चू करके आयशा की गोद में फूदकते हुए अपनी भाषा में बोला, चू आयशा तुम इनको बताओ, तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। आयशा रोली के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, तुम्हें मुझे जॉब ना मिलने पर बहुत दुख होता है। तुम चिंता मत करो, आज सूरज ढलने से पहले मुझे जॉब मिल ही जाएगी। आयशा रोली के माथे पर किस करके वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की आयशा को रोकते हुए बोली, मिस मेरे पास आपके लिए एक जॉब है। आयशा उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रुक जाती हैं और खुशी से पीछे मुड़कर देखती हैं। रिसेप्शनिस्ट आयशा को अपने पास बुलाती है। आयशा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है। रिसेप्शनिस्ट आयशा से बोली, मेरी दोस्त एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है, उसके होटल में जॉब की वैकेंसी निकाली है और वहाँ डॉक्यूमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। रिसेप्शनिस्ट आयशा को उस जगह का एड्रेस लिख कर देती है। आयशा उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाती है। आयशा लोगों से पूछते पूछते उस 5 स्टार होटल में पहुंचकर उस रिसेप्शनिस्ट की दोस्त से मिलती है। उस रिसेप्शनिस्ट की दोस्त जो होटल की मैनेजर थी, वो आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, मिस आयशा बिना सर्टिफिकेट्स के तुम्हें बस हमारे होटल में लेकर की जॉब मिल सकती है और सैलरी 20,000 रुपए होगी। आयशा मैनेजर की बात सुनकर खुश हो जाती है। आयशा को इस वक्त जॉब की बहुत जरूरत थी। आयशा को पता था इतने पैसे में वो रणविजय का पैसा 1 महीने के अंदर चुका नहीं सकेंगी, पर आयशा को ये था शायद उसके पैसे लौटाने की नीयत को देखकर उसको और वक्त दे आयशा वेटर की जॉब करने के लिए मान जाती है। मैनेजर आयशा से बोली, तुम्हें आज से ही ज्वाइन करना होगा। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। मैनेजर फोन करके हेड वेटर लड़की को बोलती है और उसको आयशा से मिलते हुए बोली, माला ये आयशा है, ये अभी से ही वेटर की पोस्ट पर ज्वाइन करेगी। फिर मैनेजर आयशा को बेड वेटर माला से मिलवाते हुए बोली, आयशा ये गर्ल वेटर की भेंट वेटर हैं, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इनसे बात करना। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। मैनेजर आयशा की गोद में रोली को देखकर बोली, मिस आयशा कल से ये खरगोश तुम्हारे नहीं आना चाहिए। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर माला आया को अपने साथ रेस्ट में रूम में लेकर पहुंचती है और आयशा को वेटर की ड्रेस देखकर रेस्ट रूम के बाथरूम में जाकर चेंज करके आने को बोलती है। आयशा रोली को मिला को सौंप कर चेंज करने चली जाती है। आयशा कुछ देर बाद चेंज करके आती है। आयशा की ड्रेस व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट थी जो उसकी दाईं तक की थी। आयशा को शर्ट में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो शर्ट को नीचे खींचते हुए बोली, लॉन्स कट है क्या? माला आयशा की बात सुनकर सीरियस फेस बनाकर बोली, यही यूनिफॉर्म है और तुम अब इस शर्ट को खींचना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। माला आयशा को सारा काम समझती है। माला आयशा से बोली, ये खरगोश यही रहेगा। आयशा हाँ में सिर हिलाती है और रोली को समझाकर माला के साथ चली है। आयशा को होटल के रेस्टोरेंट में लगा दिया था। वही दूसरी तरफ सुहानी के मामा किशोर जो कि मुंबई की एक चोल में किराए पर अकेला रहते हैं। रोहित अपने मामा का घर देखकर मुंह बनता है। रोहित सुहानी से बोला, मैं इस बेकार से घर में नहीं रहूंगा, हम अपने बंगले में वापस चलते हैं। सुहानी रोहित को समझती है, वो बंगला अब उनका नहीं रहा, वो अब पहले की तरह अमीर नहीं रहे, वो गरीब हो चुके हैं। रोहित घर के डोर पर ही रोना शुरू कर देता है। वह आसपास की चोली वाले लोग रोहित को रोता इकट्ठा हो जाते हैं। किशोर सब पड़ोसियों को डांट कर वहां से भाग देता है। एक पड़ोसी जाते हुए किशोर को धमकी देते हुए जाते हैं कि वो उसकी शिकायत चोल के मालिक से करेंगे। किशोर उस पड़ोसी को गुस्से से बोला, हाँ कर देना, मेरी शिकायत चोल के मालिक से। बच्चों तुम इन पागल चोल वालों की बातों पर ध्यान मत दो और घर के अंदर चलो। किशोर अपनी खोली का डोर बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ रणविजय अपने ऑफिस के अपने कैबिन में बैठकर अपने फोन में आयशा की फोटो देख रहा था। रणविजय की आंखों में इस वक्त बेइंतहा नफरत देखी जा सकती थी। तभी रणविजय के कैबिन का डोर कोई नॉक करता है
और कोल्ड वॉइस में कॉम बोलता है। तो प्रतीक कैबिन में आता है और रणविजय के सामने बैठ जाता है। प्रतीक ने रणविजय के फोन में आयशा की फोटो देख ली थी। वो रणविजय से टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अग्निहोत्री साहब, आयशा चौहान से प्यार हो गया है क्या, जो इतनी सिद्धांत से फोन में उसकी फोटो देख रहे हो। प्रतीक की बात सुनकर रणविजय अपना फोन दीवार में मारकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, ये आयशा चौहान से प्यार, और वो भी मैं कभी नहीं। वही निखिल जो रणविजय के कैबिन के डोर पर खड़ा था, वो रणविजय की बात सुनकर अंदर आते हुए बोला, फिर तुम आयशा को 50 करोड़ में क्यों खरीद? क्यों तुम आयशा से शादी क्यों करना चाहते थे? और क्यों तुमने उसे अपने घर में बिना शादी के रखा हुआ है? रणविजय अपनी सर्द निगाहों से निखिल को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बदला? निखिल रणविजय की बात सुनकर हैरानी के साथ पूछता है, कैसा बदला? रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, वो तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, अच्छा ठीक है, वैसे तुम दोनों मीटिंग में चलने तो वाले हो ना? रणविजय हाँ में सिर हिलाता है। वही दूसरी तरफ से रणविजय ने जिस मेड को आयशा के ऊपर नजर रखने के लिए रखा था, वो रणविजय को फोन करके आयशा को जॉब मिल गई है बताना चाहती थी, पर रणविजय ने अपना फोन तोड़ दिया था। 27 आयशा इन डेंजर। लाइक और कमेंट जरूर करें। वही शाम का वक्त था। आयशा रेस्टरूम में रोली से मिले आती है। आयशा रोली को एक चेयर पर सोते हुए देखती है। आयशा रोली के माथे पर किस करके प्यार से बोली, रोली उठो। रोली आयशा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है। आयशा रोली के सामने सलाद के पीस और पानी रखकर बोली, मेरा रोली मेरे साथ सुबह से भूखा है ना? रोली हाँ में सिर हिलाता है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम खा लो, मैं वापस जा रही हूँ, तुम खा कर सो जाना। रोली हाँ में सिर हिलाता है। आयशा रोली को खाना देकर वापस चली जाती है। आयशा टेबल पर ऑर्डर सर्वे करके जैसे ही किचन में आती है, तो माला आयशा से बोली, आयशा तुम्हें एक वीआईपी रूम में जाकर सर्व करना है। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। माला आयशा से बोली, गेस्ट जो बोले तुम्हें सब मानना होगा। आयशा हाँ सिर हिलाती है। माला एक ट्रॉली को खाने से सजा कर आयशा को लेकर निकल जाती है। माला आयशा को लिफ्ट से वीआईपी फ्लोर पर लेकर पहुंचती है। माला आयशा को एक रूम के बाहर लेकर पहुंचती है और आयशा की शर्ट के 3 बटन खोल खोल कर बोली, आयशा अगर तुमने गेस्ट को खुश किया तो तुम्हारी ऊपर की कमाई भी हो सकती है। अब जाओ। माला आयशा छोड़कर चली जाती है। आयशा माला के जाने के बाद अपनी शर्ट के बटन बंद कर लेती है और रूम के डोर पर नोक करती है। 5 मिनट बाद रूम का डोर खुलता है। आयशा ट्रॉली लेकर जब रूम के अंदर जाती है, तो उस रूम में 5-6 सूट बूट पहने आदमियों को काउच पर बैठा देखती है। उन सब के हाथों में वाइन के गिलास थे और टेबल पर की सारी वाइन की खाली बोतल रखी थी। आयशा उन सब आदमियों को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गई। वो बस जल्दी से उनको सर्वे करके रूम से जाना चाहती थी। वही वो सब आदमी आयशा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे वो आयशा को स्कैन कर रहे हो। वो सब आदमी आयशा अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। आयशा उन सब को सिर झुकाकर गुड इवनिंग करती है और जल्दी जल्दी टेबल पर डिश के बाउल रखती है। आयशा की नर्वसनेस देखकर उनमें से एक आदमी डीप वॉइस में बोला, बेबी हमसे क्या शर्म रही हो, बी कंफर्टेबल। तभी दूसरा आदमी आयशा से बोला, बेबी मेरी सीगा आकर जलाओ। आयशा टेबल से दूर होकर सिर झुकाकर डर हुई सी आवाज में बोली, सॉरी सर, मैं ये सब नहीं करती। वो आदमी अपने कोट के अंदर की जेब से नोटों की घड़ी निकल कर आयशा को ऑफर करते हुए बोला, अब तो मेरी सीग जलाओगी। आयशा का दिमाग बोला, आयशा एक सीग जलाने के इतने सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से तुम अपनी आजादी खरीद सकती। वही आयशा का दिल उसको मान करता है, पर आयशा का दिमाग उसको कन्विंस कर लेता है। आयशा अपनी मजबूरी के आगे अपने घुटने टेक देती है और टेबल से फायर बॉक्स उठाकर उस आदमी के पास जाकर उसकी सीग जला देती है। वो आदमी छिछोरी हंसी हंसते हुए आयशा के हाथ में नोटों की घड़ी पकड़ता है। वो आदमी आयशा के साथ को गलत तरीके से टच करता है। आयशा उस आदमी से दूर हो जाती है। बाकी आदमी आयशा को देखकर हंसने लगते हैं। आयशा का मन तो रूम से भागने का कर रहा था, पर माला ने उस समझ कर भेजा था, जब तक गेस्ट उस जाने को ना बोले वो वही रहेगी। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से उन सब आदमियों को देखती है। वो सब नव में धूत थे और आयशा को लगातार अपनी लस्ट भरी नजरों से देखे जा रहे थे। आयशा बहुत मासूम थी। उसको दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। आज तक उसके पापा ने उसको दुनिया की बुरी नजरों से प्रोटेक्टिव करके रखा था, पर अब कोई नहीं था उसको प्रोटेक्टिव करने वाला। उन आदमियों से एक आदमी आयशा को 2 नोटी गड्ढी देखकर बोला, मुझे ड्रिंक सर्व करो और ये पैसे ले जाओ। आयशा को जर भी एहसास नहीं था आखिर उन आदमियों की इंटेंशन क्या थी। आयशा बस अपनी आजादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उस आदमी को भी ड्रिंक सर्व कर देती है।
वही उन आदमियों में से एक आयशा को अपने पास बुलाता है। आयशा उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी आयशा की थाई पर अपना हाथ घूमते हुए सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, बेबी 1 घंटे का कितना चार्ज करती हो? आयशा उस आदमी की बात सुनकर कुछ कदम पीछे होकर कांपती आवाज में बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? तीसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए बोला, जाने मन ऐसा क्या शर्म रही हो, अपना सेक्सी फेन का चार्ज बताओ। चौथा आदमी काउच से खड़ा होकर आयशा के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बेबी इतनी भोली क्या बन रही हो, हमें सब पता है तुम जैसे लड़कियां रोज कैसे पैसे कमाती है। आयशा को उस आदमी की बात कुछ समझ नहीं आती। वो उस आदमी से दूर होकर धीमी आवाज में बोली, सर प्लीज मुझे दूर रहा कर बात मत कीजिए। वो आदमी आयशा की बात सुनकर उसकी कलाई पकड़कर कड़क आवाज में बोला, जाने मन मुझे सब पता है, तुम ज्यादा पैसों के लिए ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें 1 घंटे का 1 लाख दूंगा। आयशा उस आदमी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है और आयशा के होठों के करीब आने लगता है। आयशा उस आदमी को खुद से दूर करने लगती है। आयशा की हरकत को देखकर उनमें से एक आदमी ड्रिंक करते हुए बोला, शायद नई लड़की है, तभी इससे हमारे बारे में और हमारी नीड के बारे में नहीं पता। वो सब आदमी आयशा पर हंसने लगते हैं। अब आयशा को कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर अब देर हो चुकी थी, वो फंस चुकी थी। वो आदमी आयशा को एक दूसरे आदमी के ऊपर धकेल देता है। वो दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके पास बैठा आदमी आयशा को जबरदस्ती वाइन पीने लगता है। आयशा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उन आदमियों की ताकत के सामने आयशा कुछ नहीं कर पा रही थी। आयशा अपनी गर्दन इधर उधर कर रही थी। वो आदमी आयशा को तड़पते देखकर हंस रहे थे। आयशा चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही थी, पर वो रूम साउंड प्रूफ था। आयशा की मदद की पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो सब आदमी बात बार से आयशा को जबरदस्ती वाइन पीकर नशे में फूल दूध कर देते हैं। उनमें से एक आदमी आयशा की शर्ट के बटन खोलने लगता है। आयशा उसके हाथ में काट लेती है, तो वो आदमी गुस्से में आयशा के बाल अपनी मुट्ठी में भर कर बोला, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत की मुझे हॉट करके, अब तू देख तेरे साथ हम मजे भी करेंगे और तुझे एक पैसा भी नहीं देखें। आयशा रोने लगती है और खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो आदमी आयशा को जबरदस्ती और वाइन पीने लगता है। वाइन से आयशा की शर्ट पूरी आगे की तरह से गिली हो गई थी। उनमें से एक आदमी अपने होठों पर जीभ घूमकर बोला, आज तक बहुत खूबसूरत लड़की देखी, पर इस जैसी बल ही खूबसूरत लड़की नहीं देखी, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा। दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए बोला, सब एक साथ एक ऊपर टूटते हैं। वो सब आदमी हंसने लगते हैं। आयशा के ऊपर नवाबी हो चुका था। उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था, पर फिर भी आयशा बड़ी ही मुश्किल से उन आदमियों से छुटकर डोर की तरफ लड़खड़ाते कदमों के साथ बढ़ती है और डोर खोलने में कामयाब भी हो जाती है। पर वो सब आदमी फटाफट आयशा को पकड़कर रूम में ले आते हैं। एक आदमी आयशा को गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है। आयशा बेड पर गिरते ही चीख पड़ती है। वो छह आदमी अपनी शर्ट रिमूव करते हुए आयशा को भी अपनी लस्ट भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक आदमी आयशा का पैर पकड़कर बोला, आज इस अप्सरा के साथ फेन करके बहुत मजा आने वाला है। दूसरा आदमी भी आयशा का दूसरा पैर पकड़कर छिछोरी हंसी हंसते हुए बोला, आज तो जन्नत के दर्शन होने वाले हैं। बाकी दो आदमी आयशा के हाथ पकड़ लेते हैं। आयशा को सब कुछ धुंधला धुंधला देख रहा था। उसको अब कोई होश नहीं रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ चौहान बंगलों में महेश ऑफिस से लौटता है। डोली और सिद्धि जो वही लिविंग हॉल में बैठी थी, वो महेश को बहुत खुश देखती है। डोली महेश से मुस्कुराते हुए पूछती है, कोई जैकपॉट लग गया है क्या? महेश डोली की साइड में बैठकर बोला, डोली बेबी, आयशा को बेचकर हमें जो पैसा मिला था, मैंने उससे दिल्ली में 2 कंपनियां खरीदी हैं। डोली और सिद्धि बड़ी खुश हो जाती हैं। महेश मुस्कुराते हुए बोला, जब ये आयशा मुंह उठाकर हमारे पास आ गई थी, मुझे लगा था इस बोझ को अब हमें झेलना होगा, पर मुझे क्या पता था आयशा बोझ नहीं, लॉटरी है, वो भी 50 करोड़ की। वो तीनों हंसने लगते हैं। जिस दिन से आयशा इस घर से गई थी, महेश ने एक बार भी उसकी खैर खबर लेनी जरूरी नहीं समझी। महेश आयशा का साग चाचा था, फिर भी उसको आयशा की जरा भी परवाह नहीं थी। उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर रणविजय आयशा के साथ गलत करके उसको जान से भी मार देता। महेश पर तो पैसों की नश सवार था, जिसके चलते उसने मासूम बेसहार आयशा का सौदा कर दिया। वही दादी अपने रूम में बने छोटे से मंदिर में दिया बत्ती कर रही थी। दादा अपनी पर्सनल मेड से बोली, शोभा, अचानक से ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया है।
पता नहीं मुझे आयशा की फिक्र हो रही है। शोभा दादी से बोली, दादी जी आयशा की फिक्र तो मुझे भी आज सुबह से हो रही है। वो दोनों भगवान के सामने खड़ी होकर आयशा की सलामती की प्रार्थना करती हैं। 28 मर्दों को सिड्यूस करना। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आयशा नशे में चूर होकर बेड पर पड़ी थी। वो 6 के 6 आदमी आयशा को मछली की तरह तड़पते देख रहे थे। एक आदमी आयशा की हथेली पर किस करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, दोस्तों खूबसूरत लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर इस जैसी बल्कि खूबसूरत नहीं। इसका गोरा नर्म बदन तो देखो, आज तो बहुत मजा जाने वाला है। दूसरी आदमी आयशा के थाई को सहलाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा मन इसको बिना क्लोथ्स के देखना कर रहा है। वो सब आदमी हंसने लगते हैं। उनमें से एक आदमी आयशा की शर्ट के बटन खोलने लगता है और दूसरा आयशा की शर्ट का बटन खोल ही रहा था, तभी जोर से रूम का डोर खोलता है और उस रूम का टेम्परेचर अचानक ही कम हो जाता है। वो सब आदमी अपनी गर्दन घुमाकर डोर की तरफ देखते हैं। उनमें से एक आदमी अपने सामने खड़े आदमी के एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर धीमी आवाज में बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आया, हम तो मीटिंग के लिए आपका ही वेट कर रहे थे। इस वक्त रणविजय का ऑरा खतरनाक हो गया था। उसकी माथे की नसें तन गई थी। रणविजय इस वक्त अपनी सर्द निगाहों से बेड पर बेदहश सी पड़ी आयशा को देख रहा था। रणविजय उन सब आदमियों से कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की से 10 कदम दूर खड़े हो जाओ। उनमें से एक आदमी स्माइल करते हुए रणविजय से बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, आप पहले इस लड़की के साथ सेक्सी फन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपको इस लड़की के साथ सेक्सी फन करते हुए देख लेंगे। दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए रणविजय से बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, आप इसके साथ सेक्सी फन कर लीजिए, हम सब आपके बाद इसके साथ फन कर लेंगे। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। रणविजय तेज आवाज में बोला, लड़की से दूर हो जाओ। उनमें से एक आदमी रणविजय की बात इग्नोर करके आयशा के होठों की करीब बढ़ने लगता है। तभी उस रूम में बुलेट चलने की आवाज सुनाई देती है। वो बाकी अपनी आयशा की तरफ देखते हैं तो जो आदमी आयशा को किस करने वाला था, उसकी लाश आयशा के बगल में पड़ी देखते हैं। रणविजय ने सीधे उसके माथे के बीच बीच बुलेट मारी थी। वो बाकी आदमी रणविजय की इस हरकत देखकर ऑफेंड हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी गुस्से में दांत भींचकर रणविजय से बोला, जो जीतेगा वही लड़की लेकर जाएगा। रणविजय अपनी गुस्से से लाल आंखें देखकर बोला, मंजूर है। वो सब आदमी रणविजय की तरफ भागते हुए आते हैं और एक साथ रणविजय पर टूट पड़ते हैं। रणविजय एक आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, दूसरे के पेट में किक मारता है। इस तरह से रणविजय उन पांचों आदमियों को धूल चटा देता है। वो पांचों आदमी फर्श से खड़े होकर रणविजय के करीब भागते हुए आते हैं। रणविजय और उन आदमियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रणविजय अकेला ही उन पांचों आदमियों को इतना पीटता है कि उन पांचों की मारे जैसी हालत हो जाती है। वो सब खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। रणविजय उनमें से एक आदमी के चेहरे पर जूता रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर अगली बार इस लड़की के करीब भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। वो सब आदमी रणविजय से माफी मांगने लगते हैं। फिर रणविजय आयशा के पास आता है। रणविजय आयशा की हालत देखता है। आयशा के बाल बिखरे हुए थे, रोने की वजह से काजल फैल गया था और वाइन पीने की वजह से लिपस्टिक भी फैल चुकी थी और शर्ट की दोनों बाजू फटी हुई थी और शर्ट और शर्ट का बटन भी खेला हुआ था। आयशा की हालत देखकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। रणविजय अपना कोट उतार कर आयशा को पहनता है और फिर आयशा को अपनी गोद में उठाकर उस रूम से निकल जाता है। वही डोर पर खड़ा निखिल प्रतीक से बोला, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब यहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, मुझे भी देख रहा है। प्रतीक भी वहां से निकल जाता है। वही निखिल एक बॉडीगार्ड से बोला, रोली को ढूंढ कर रणविजय के विला लेकर आ जाना। बॉडीगार्ड जी सर बोलकर चला जाता है। वही रणविजय की कार में ड्राइवर फटाफट पार्टीशन ऑन कर देता है। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से आयशा को घूर रहा था। वही नशे में धूत आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए रणविजय को देखने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। आयशा इतने ज्यादा नशे में थी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस रणविजय को देखे जा रही थी। वही कुछ देर बाद कार रणविजय के विला के अंदर एंटर करती है। ड्राइवर रणविजय के लिए डोर खोलता है और रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर चला जाता है। रणविजय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रणविजय आयशा को अपने रूम में लेकर पहुंचता है और सीधे बाथरूम में ले जाकर आयशा को बाथटब में पटक देता है। बाथटब में गिरते ही आयशा चीख पड़ती है और उसके बाद आयशा रोने लगती है। आयशा रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, पापा वापस आ जाओ, मैं अब भी शरारत नहीं करूंगी, हमेशा आपकी सारी बात मानूंगी। आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद सब मुझे बुली करते हैं। पापा वापस आ जाओ। आयशा नशे में अपने पापा को याद करके रो रही थी। रणविजय आयशा से इरिटेट हो रहा था।
वो आयशा को बाथटब में छोड़कर रूम में आता है और अपना फोन उठाकर शमशेर को फोन लगाकर कोल्ड वॉइस में बोला, शमशेर पता लगाओ आयशा उस होटल में कैसे पहुंची। शमशेर जी बॉस बोलता है। रणविजय फिर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रणविजय बड़ा पत्थर दिल आदमी था, उसे आयशा पर जरा भी तरस नहीं आया। वो आयशा को अकेला छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वही आयशा बाथटब में लेट हुई थी और बाथटब ऑटोमेटिक था, तो उसके अंदर अपने आप पानी भर गया था। आयशा अब भी रो रही थी। वो रोते हुए आगे बोली, पापा चाचा चाची मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और बहुत मारते हैं और बहुत बहुत दिन तक भूखा रखते हैं। वही दूसरी तरफ रणविजय अपने स्टडी रूम में बैठा था और कोल्ड वॉइस में किसी को फोन कर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मैं तुम्हें 5 आदमियों के नाम मैसेज कर रहा हूँ, कल सुबह तक वो पांचों सड़क पर आ जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मारने के लिए तैयार रहना। फोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी घबराए आवाज में बोला, बॉस आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। फिर रणविजय फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और गुस्से में दांत भींचकर खुद से बोला, जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसे हुआ तो फिर इस पूरी दुनिया में कोई तुम्हें मुझसे नहीं बच पाएगा। आयशा चौहान। रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकल कर स्मोकिंग करने लगता है। 2 घंटे बाद रणविजय वापस रूम में जाता है तो रूम के अंदर का नजारा देखकर रणविजय का गला सूखने लगता है। आयशा व्हाइट कलर टॉवल लेपट कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को मिरर में देखकर बेनी फेस बना रही थी। रणविजय आयशा को देखकर अपने आप से कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की को मर्दों को सिड्यूस करना बड़ा खूब आता है। आयशा जो फेनी फेस बना रही थी वो मिरर में से रणविजय को देखती है और खुश हो रणविजय की तरफ घूमकर नशे में बोली, शैतान कुमार अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना ये टॉवल बार बार गिर रहा है। रणविजय आयशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। आयशा के गोरे पैर, कंधे और कालेवज विजिबल हो रहे थे। आयशा अपने टॉवल को नॉट गन से पकड़कर खड़ी थी। रणविजय आयशा के करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, पनिशमेंट से बचने के लिए मुझे सिड्यूस कर रही हो। आयशा अचानक ही रणविजय के गाल पर किस करके नशे में स्माइल करते हुए बोली, मैंने तुम्हें किसी दे दी है, अब तो मेरे टॉवल की नोट बंद दो मिस्टर शैतान कुमार। 29 बाइट। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। रणविजय को टक देख रहा था। आयशा को जरा भी होश नहीं था। वो नशे में आग से खेल रही हैं। आयशा रणविजय की चिन पर किस करके नशे में बोली, मास्टर मेरी टॉवल की नॉट ठीक से बंद दो ना। आयशा का चेहरा नशे की वजह से पूरा का पूरा रेड हो रखा था और आयशा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणविजय आयशा के कान के करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। आयशा रणविजय से थोड़ा दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे कान में ऐसे मत बोलो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आयशा की बात सुनकर रणविजय की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस एंड आंसर माय क्वेश्चंस। आयशा रणविजय की कोल्ड बिहेव देखकर मुंह फूल कर बोली, मास्टर आप बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। रणविजय एरोगेंट एटीट्यूड में बोला। रणविजय अग्निहोत्री की डांट खाने के लिए भी लोग मारते हैं, तुम्हें तो अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए कि तुम्हें रोज मेरी डांट खाने को मिलती है। आयशा अपना खीसकता टावल ठीक करके बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, रोली सही कहता है, आप मास्टर हो, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, मुझे आपसे अपने टावल की नोट नहीं बंधवानी, मैं निखिल जी के पास जाकर उनसे बंधवा लेती हूँ। फिर आयशा वहां से जाने लगती है तो उसको रूम का टेम्परेचर कम होता हुआ महसूस होता है। आयशा पीछे मुड़कर रणविजय को देखती है तो रणविजय को गुस्से में खड़ा पाती है। आयशा रणविजय को जीप चिढ़ाकर जाने लगती है तो उसके कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, खबरदार अगर एक और कदम आगे बढ़ाया। आयशा रणविजय की बात सुनकर अपनी जगह रुक जाती है। रणविजय आयशा के करीब आकर गुस्से में उसके बाल को अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, होटल में उन आदमियों को भी ऐसे ही सिड्यूस किया था। आयशा रणविजय के इस एक्शन से रोने लगती है और रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। रणविजय को जरा भी आयशा के ऊपर तरह नहीं आया। वो तो उल्टा आयशा के बालों को और कसकर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आयशा चौहान बातों को बदलो मत, बताओ तुमने उस होटल के रूम में क्या कर रही थी। आयशा रणविजय की बात सुनकर रोते हुए नशी बोली, मैं पैसे कमाने गई थी। रणविजय आयशा की बात का गलत मतलब निकाला लेता है। अचानक ही रणविजय के आसपास की चीज अंधेरे में चली जाती है। रणविजय की गुस्से से लाल आंखें अगल ही चमक रही थी। रणविजय आयशा गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम्हें तो मैं कल सुबह तुम्हारे होश में आने के बाद बताता हूँ। फिर रणविजय आयशा के होठों पर अपने होंठ रख बाइट करने लगता है। आयशा अपने एक हाथ से रणविजय को दूर करने की कोशिश कर रही थी
पर रणविजय की पकड़ से वो छूट नहीं पा रही थी। रणविजय आयशा के होठों पर लगातार बाइट करके अपना गुस्सा उतारा रहा था। रणविजय ये सोचकर गुस्सा हो रहा था कि आयशा उसके साथ फिजिकल होने से मान करके पैसे कमाने के लिए दूसरे आदमियों के साथ फिजिकल होने के लिए रेडी हो गई। वो तो लकी बाई चांस रणविजय वहां पहुंच गया, वरना ये लड़की तो उन 6 आदमियों के साथ ना जाने क्या क्या करती, या फिर उसके आने से पहले इसने उन आदमियों के साथ कुछ किया भी हो। रणविजय आयशा के होठों पर तब तक बाइट करता रहा जब तक उसके मुंह में ब्लड का टेस्ट नहीं आ गया। रणविजय आयशा से दूर होता है। आयशा गहरी गहरी सांसें लेते हुए रणविजय को देखने लगती है। आयशा अपनी सांसें संभाल कर अपने एक हाथ से रणविजय की चेस्ट पर मुक्के मारते हुए बोली, यो मॉन्स्टर, तुम बहुत गंदे हो। मेरी हेल्प करने की जगह मुझे हट कर रहे हो। तुम मेरे पापा को आने दे, वो तुम्हें, चाचा, चाची और सिद्धि दीदी को सबक सिखाएंगे। तुम सब मुझे हट करते हो ना? तुम सब मुझसे बहुत काम करवाते हो, डांटते हो, मारते हो और खाना भी नहीं देते हो। मुझे सुबह से कितनी भूखा लगी है, पर मुझे खाना देने की जगह मुझे हट कर रहे हो। रणविजय गुस्से में आयशा के गाल दाबे हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ये मासूम होने का नाटक तुम किसी और के सामने करना। जो तुम्हारे साथ होता है, तुम उसी लायक हो, तुम किसके प्यार के लायक नहीं हो। आयशा, जिसको दर्द हो रहा था, वो अपने एक हाथ के नाखून रणविजय के कंधे में गड़ देती है, पर रणविजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस आयशा को वापस ही पकड़कर गुस्से से घूर रहा था। आयशा की आंखों से आंसू लगातार बहा रहे थे। तभी रणविजय की नजर आयशा के विजिबल हो रहे क्लीवेज पर जाती है। रणविजय गुस्से में दांत भींचकर आयशा से बोला, तुम्हें मर्द को सिड्यूस करके उनके साथ सेक्सी फन करने का बहुत शौक है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। फिर रणविजय अपने एक हाथ से आयशा का टॉवल खींचने लगता है। आयशा अपने दोनों हाथों से अपने टॉवल को कसकर पकड़कर खड़ी थी। रणविजय आयशा के टॉवल को खींच ही रहा था कि तभी कोई रूम के डोर पर नोक करता है। पर रणविजय तो इस वक्त गुस्से में अंधा हो गया था। वो बस आयशा को पनिश करना चाहता था। रूम के डोर पर कोई लगातार नोक किए जा रहा था। रणविजय डोर नोक करने की आवाज से अपने सेंस में आता है और गुस्से में आयशा को बेड पर धकेल देता है। आयशा गला फट कर रोने लगती है। रणविजय जाकर डोर खोलता है। वही डोर पर खड़ी मेड सिर झुकाकर बोली, बॉस निखिल सर आपसे मिलना चाहते हैं, वो लिविंग हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। रणविजय मेड को जाने को बोलता है। मेड वहां से चली जाती है। वही रणविजय वापस आयशा के पास आकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम्हें तो मैं सुबह होश में आने के बाद बताऊंगा। फिर रणविजय रूम को लॉक करके आयशा को रूम के अंदर ही रोते हुए छोड़कर चला जाता है। रणविजय लिविंग हॉल में आता है। निखिल और प्रतीक काउच पर पहले से ही बैठे हुए हैं और टेबल पर वाइन का की बोतल रखी हुई थी। रणविजय आकर अपने किंग काउच पर बैठ जाता है। रणविजय को गुस्से में देखकर प्रतीक शांत आवाज में बोला, रणविजय, तुम उस फालतू लड़की की वजह से अपना मूड खबर मत करो। फिर निखिल 3 गिलासों में वाइन करता है और पहले रणविजय को वाइन का गिलास देता है और फिर प्रतीक को देता है। तीनों दोस्त बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड रोली को लेकर आता है और सिर झुकाकर निखिल से बोला, सर ये लीजिए। निखिल बॉडीगार्ड से रोली को ले लेता है। वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तुम्हें आजकल लड़कियों से ज्यादा ये खरगोश कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगाने लगा। निखिल रोली के माथे पर किस करके बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत क्यूट है, बस इसलिए इस पर प्यार आता है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, इस अपने बाप की बहू मत बना देना, वरना तेरा बाप ऊपर पहुंच जाएगा। रणविजय के सीरियस मजाक पर निखिल और प्रतीक हंसने लगते हैं। तभी वहां शमशेर आता है और सिर झुकाकर रणविजय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रणविजय शमशेर को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, क्या पता चला? शमशेर कड़क आवाज में सिर झुकाकर बोला, बॉस आयशा मैम एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। और फिर शमशेर रणविजय को सब बता देता है, कैसे आयशा उस होटल में जॉब करने पहुंची। रणविजय शमशेर की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, कल सुबह के न्यूज़पेपर में रिसेप्शनिस्ट उसकी दोस्त जो उस होटल की मैनेजर हैं और वो हेड वेटर, तीनों की सुसाइड की खबर फ्रंट पेज पर ही चाहिए। शमशेर जी बॉस बोलकर चला जाता है। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार इतना खून खराबा करना ठीक होगा? रणविजय खतरनाक आवाज में बोला, रणविजय अग्निहोत्री की लेडी पर गंदी नजर डालने वालों का खून बहाने बहुत जरूरी है, ताकि अगली बार कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। तीनों दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। रोली उन तीनों को कब से देख रहा था। वो सब जब डिनर करने जाते हैं तो रोली चू चू करके आयशा को भी बुलाने के लिए बोलता है। निखिल रोली की चू चू सुनकर स्माइल करते हुए बोला, तुम बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड के छोटे भाई की तरह बक बक करते रहते हो। वो भी जब भी अपनी बहन के साथ आता है तो सिर में अपनी बक बक से दिमाग खराब कर देता है। वो तीनों डिनर कर लेते हैं। निखिल रोली को भी डिनर करवा देता है।
एक मेड सिर झुकाकर रणविजय से बोली, बॉस आयशा मैम को रूम में डिनर देकर आ जाऊं। रणविजय मेड से बोला, मैं खुद आयशा के लिए डिनर लेकर चला जाऊंगा। रणविजय नहीं चाहता था कोई आयशा को नशे की हालत में देखे। रणविजय आयशा के लिए डिनर लेकर रूम में आ जाता है। रणविजय जब रूम में आया तो आयशा को अपनी टी शर्ट पहनकर पेट के बल सोते हुए देखता है। 30 बटरफ्लाई आग से मत खेलो। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। निखिल और प्रतीक डिनर के बाद भी ड्रिंक कर रहे थे। निखिल प्रतीक से बोला, यार मेरा मन हो रहा है कि मैं देखूं रणविजय कैसे आयशा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। प्रतीक अपने वाइन के गिलास को घूमते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या रणविजय को जानते नहीं हो? वो कितना स्टोन हार्टेड इंसान है। एक बार के लिए पत्थर भी नरम पड़ सकता है, पर रणविजय नहीं। निखिल प्रतीक से बोला, मुझे कुछ नहीं सुना। मुझे रणविजय को आयशा को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखना है। प्रतीक निखिल से कड़क आवाज में बोला, रणविजय को लेकर तू आजकल कुछ ही फैंटेसीज देखने लगा है। निखिल नहीं मानता और प्रतीक को लेकर रणविजय के रूम के बाहर पहुंच जाता है। रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। निखिल झांक कर रूम में देखता है तो रणविजय को काउच पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करते देखता है और आयशा को फर्श पर बैठकर डिनर करते हुए देखता है। आयशा नशे में का काम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। निखिल ये सब देखकर प्रतीक से बोला, यार तू यही था। ये साल रणविजय उस मोरनी से लड़की के साथ जरा भी प्यार से पेश नहीं आ रहा। तू अंदर झांका कर देख। प्रतीक पहले तो मान करता है, फिर निखिल के फोर्स करने पर रणविजय के रूम के अंदर झांका कर देखता है तो वो भी वही नजर देखता है जो निखिल ने देखा था। फिर प्रतीक निखिल को वहां से खींचते हुए ले जाता है। वही रणविजय के रूम में आयशा खाना खाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर वो इतने नशे में थी कि उसका हाथ सेक कर रहा था, जिसकी वजह से खाना नीचे गिर रहा था। आयशा इरिटेट होकर फर्श से उठाती है और क्यूट सा फेस बनाकर लड़खड़ाते हुए रणविजय के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और रणविजय के गाल पर हाथ रखकर रौंदो आवाज में बोली, मास्टर देखो ना, खाना मेरे से दूर भाग रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। आप खाने को डांटो ना, वो भागे नहीं। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मुझे फिर सिड्यूस कर रही हो। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, सिड्यूस ये क्या होता है? ये किसी मिठाई का नाम है, मुझे भी ये मिठाई खानी है। फिर आयशा रणविजय की गोद में उछलने लगती है। आयशा की इस हरकत से रणविजय की अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय गहरी सांस लेकर आयशा को अपनी बाहों में भरकर डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आग से मत खिलो वरना पछताना पड़ेगा। आयशा तो नशे में थी, उसके दिमाग में कुछ आता वो तो वैसे ही रणविजय की गोद में कूदते हुए बोली, मॉस्ट मुझे मीठा खाना है। रणविजय आयशा की बात सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर रणविजय आयशा को काउच पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है और आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस करने लगता है। पहले तो आयशा को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, फिर वो भी रणविजय का साथ देने लगती है। रणविजय आयशा का साथ पाते ही एक्साइट हो जाता है और आयशा को पैशनेट किस करने लगता है। आयशा के हाथ रणविजय के बालों में चल रहे थे, वो रणविजय के अपनी मुट्ठी में भरकर खींचती है, जिससे रणविजय और भी एक्साइट हो जाता है। रणविजय जब देखता है आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जब जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा गहरी गहरी सांस लेते हुए रणविजय को देख रही थी। रणविजय आयशा को अपनी नशीली आंखों से देखा कर डीप वॉइस में बोला, और मीठा खाना है। आयशा अपनी बुरी झील सी आंखों से रणविजय की आंखों में देखकर प्यार से बोली, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे? रणविजय आयशा के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर हौं सिर हिलाता है। रणविजय आयशा के ऊपर से उठाता है और फर्श पर रखी प्लेट को देखता है। उसमें तो आयशा ने पानी बिखर लिया था। रणविजय फोन करके आयशा के लिए खाना लाने के लिए बोलता है। तभी आयशा फटाफट उठकर बैठ जाती है और रणविजय की बाजू पकड़कर बड़ी मासूमियत से बोली, मास्टर मेरा चॉकलेट केक खाने का मन है। मैंने बहुत दिन से कुछ भी अच्छा नहीं खाया। रणविजय सर्वेट से चॉकलेट केक लाने को भी बोलता है। कुछ देर बाद रणविजय के रूम के डोर पर कोई नोक करता है। रणविजय खुद खड़ा होकर जाता है और डोर खोलता है और खाने की ट्रॉली खुद ही लेकर रूम में आ जाता है। आयशा बड़ा सा टेस्टी चॉकलेट केक देखकर खुश हो जाती है। रणविजय कॉफी टेबल पर डिनर और केक रखता है। फिर रणविजय आयशा की बगल में बैठ जाता है और फिर आयशा को अपनी गोद में बैठकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अब आराम से बैठना। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए हॉं में सिर हिलाती है। रणविजय अपने हाथों से आयशा को डिनर करवाने लगता है। आयशा की नजर तो बस चॉकलेट केक पर थी। रणविजय आयशा को डिनर खिलाने के बाद उसके होंठों पर रख खाना अपने रुमाल से साफ करता है।
आयशा रणविजय से बड़ी मासूमियत से बोली, मॉस्ट केक भी खिलाओ। रणविजय आयशा को फिर केक भी खिला देता है। आयशा केक के 2 पीस खाकर रणविजय से बोली, मॉस्ट बस अब मेरी टमी फूल हो चुकी है, अब मुझे नींद आ रही है। रणविजय आयशा के होठों पर लगी चॉकलेट को लिक करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई चैन से सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सुबह को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। आयशा रणविजय के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और आयशा कुछ ही देर में सो जाती है। रणविजय कुछ देर तक आयशा के बालों से खेलता है और फिर आयशा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लेटा देता है। रणविजय आयशा की थाई पर उंगलियां घूमते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मेरे बस्तर पर तो आ चुकी हो, अब बस तुमसे तुम्हारी इज्जत छीनी बाकी है। फिर रणविजय विसल बाजते हुए बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। आधे घंटे बाद जब रणविजय शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है तो आयशा की टमी पर रोली को चेन से सोते हुए देखता है। फिर रणविजय चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करता है। रणविजय ने ब्लैक थिक शर्ट और लोअर पहना हुआ था। रणविजय रूम में आता है और रोली को काउच पर लेटाकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मेरी औरत है, इसके साथ रोने का हक सिर्फ मुझे है। फिर रणविजय बेड पर आयशा के पास आकर लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही अगली सुबह आसमान में सूरज चमक रहा था। पर्दा से छनकर सूरज की रोशनी रणविजय के रूम में आ रही थी और बेड पर सो रही आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। आयशा का मासूम चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। वही दूसरी तरफ रणविजय के जिम में शमशेर अपने हाथ में आईपैड लेकर खड़ा था। रणविजय जो पुशअप कर रहा था वो कोल्ड वॉइस में बोला, क्या खबर है? शमशेर सिर झुकाकर बोला, बॉस जैसा आपने कहा था वैसे हो गया है।